दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है अच्छे से मॉरल के साथ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्ट्रेंज रिवेंज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए, जिसका मतलब होता है अजीब। और रिवेंज ये नाउन है जिसका मतलब होता है बदला। तो ये दोस्तों एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसका मतलब है अजीब और इसका मतलब है बदला। तो पूरी इसका मतलब इनका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंज रिवेंज, अजीब बदला। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू ब्रदर्स हु लव्ड ईच अदर। क्या मतलब हुआ? वंस देयर वर टू ब्रदर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। वंस देयर वर टू ब्रदर्स, एक बार दो भाई थे। हु लव्ड ईच अदर। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लव मतलब प्यार करना, सेकंड फॉर्म लव्ड। हु लव्ड ईच अदर, जो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार दो भाई थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे। द एल्डर वन वॉज मैरिड। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और साथ में जो मैरिड है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवाहित, या जिसे हम कहते हैं शादीशुदा। द एल्डर वन का मतलब हुआ कि बड़ा वाला, जो बड़ा वाला था। वॉज मैरिड, वह विवाहित था, वह शादीशुदा था। हिज वाइफ वॉज क्वेरलसम। और दोस्तों ये भी देखिए सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए दोस्तों। जो भी वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उन्हें ज़रूर नोट किया कीजिए। देखिए ये वर्ड है क्वेरलसम, अच्छा वर्ड है, QUARRELSOME। क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से झगड़ालू होता है उसको क्वेरलसम कहा जाता है। और हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी। हिज वाइफ वॉज क्वेरलसम, उसकी पत्नी झगड़ालू थी। She did not like the younger one and often picked up quarrel with him। क्या मतलब हुआ? She did not like the younger one। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, जैसा यहाँ किया गया है, यूज़ किया जाता है। साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यंगर मतलब छोटा। She did not like the younger one, उसे छोटा भाई पसंद नहीं था, कह सकते हैं उसे छोटा जो था पसंद नहीं था। एंड ऑफन पिक्ड अप क्वेरल विद हिम, और अक्सर उससे झगड़ा करती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे देयर हाउस वॉज रॉब्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रॉब का मतलब लूटना, थर्ड फॉर्म में रॉब्ड। और देयर मतलब होता है उनका। दोस्तों यदि कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होती है तो वहाँ देयर का प्रयोग किया जाता है। वन डे देयर हाउस वॉज रॉब्ड, एक दिन उनका घर लूट लिया गया। ऑर्नामेंट्स वर स्टॉलन। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है पैसिव। और वर का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है। तो यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर का यूज़ किया जाएगा। और ये स्टील की थर्ड फॉर्म है। स्टील मतलब चुराना, थर्ड फॉर्म स्टॉलन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑर्नामेंट्स वर स्टॉलन, आभूषण चुरा लिए गए। द वुमेन एक्यूज्ड हर ब्रदर इन लॉ टू बी द थीफ।
दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है और आप इसे नोट कर लीजिए। एक्यूज़ का मतलब होता है एक्यूज़ का मतलब आरोपी होता है, उसके अलावा इसका मतलब आरोप लगाना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है एक्यूज्ड। द वुमेन एक्यूज्ड हर ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब था देवर। महिला ने अपने देवर पर आरोप लगाया टू बी द थीफ, चोर होने का आरोप लगाया। थीफ मतलब चोर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि महिला ने अपने देवर पर चोर होने का आरोप लगाया। हर हस्बैंड ट्राइड टू पुट सेंस इन हर बट शी वुड नॉट लिसन। हर हस्बैंड ट्राई टू पुट सेंस इन हर। पुट सेंस का मतलब होता है किसी में बुद्धि डालना, किसी को समझदारी की बात बताना। जो उसका पति था उसने कोशिश की टू पुट सेंस इन हर, उसको समझाने की, बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। लेकिन वो बात नहीं सुनती। इन अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों में, इन अ फ्यू डेज़ टाइम मतलब कुछ दिनों में, द सोल्जर्स ऑफ द किंग, जो सिपाही थे राजा के, नैब्ड द थीव्स। दोस्तों नैब का मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म नैब्ड, और थीव्स जो है वो थीफ का प्लूरल होता है। जब एक चोर होगा तो थीफ, और एक से ज़्यादा होंगे तो थीव्स। तो क्या अर्थ हुआ? इन अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों में, इन अ फ्यू डेज़ टाइम, कुछ दिनों में के समय में, द सोल्जर्स ऑफ द किंग, राजा के सिपाहियों ने, नैब्ड पकड़ लिया, द थीव्स चोरों को, एंड रिकवर्ड द ऑर्नामेंट्स, और आभूषणों को बरामद कर लिया। चलिए आगे देखिए। द एस्केप ऑफ यंगर ब्रदर डिड नॉट प्लीज़ हर। दोस्तों प्लीज़ का मतलब होता है किसी को खुश करना, तो और एस्केप को आप नोट कर लीजिए। और एस्केप का मतलब बच निकलना। और दोस्तों आप कोशिश किया कीजिए कि एक वर्ड के मीनिंग को समझिए, ताकि तभी आप पूरी तरह से वाक्य को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? द एस्केप ऑफ यंगर ब्रदर डिड नॉट प्लीज़ हर। छोटे भाई का बच निकलना उसे पसंद नहीं आया। तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि जो छोटा भाई था, जो इस बात से बच गया कि उसने चोरी की है, वो चीज़ उसे पसंद नहीं आई। द शी कैप्ट एक्यूजिंग हर ब्रदर इन लॉ of various false crimes in the hope that her husband would get rid of his brother। क्या अर्थ हुआ? She kept accusing her brother in law। दोस्तों यहाँ kept के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दर्शाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहा। ऐसे स्थानों पर kept के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और accuse का मतलब आरोप लगाना। She kept accusing her brother in law। वह अपने देवर पर आरोप लगाती रही ऑफ वेरियस फॉल्स क्राइम्स, अलग अलग प्रकार के झूठे अपराधों का, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट हर हस्बैंड वुड गेट रिड ऑफ दिस ब्रदर। गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना, कि जो उसका पति है वो इस भाई से पीछा छुड़ा लेगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह अपने देवर पर अलग अलग तरह के झूठे आरोप लगाती रही इस उम्मीद में, होप मतलब उम्मीद, आशा, इस आशा में, इस उम्मीद में, दैट हर हस्बैंड वुड गेट रिड ऑफ हिज ब्रदर, की उसका पति अपने भाई से पीछा छुड़ा लेगा। आगे देखिए। बट इट डिड नॉट हैपन। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। हैपन मतलब होना। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इन शेयर डेस्परेशन वन डे शी मिक्स्ड पॉइजन इन हिज फूड। दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए। डेस्परेशन नाउन है जिसका मतलब होता है उतावलापन, या कह सकते हैं इसको हिंदी में हताशा भी इसको कह सकते हैं। तो इन शेयर डेस्परेशन का, शेयर का मतलब हो गया सरासर हताशा। सरासर हताशा में एक दिन शी मिक्स्ड पॉइजन इन हिज फूड, उसने उसके खाने में जहर मिला दिया। मिक्स मतलब मिलाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सरासर निराशा में एक दिन उसने उसके खाने में जहर मिला दिया। आगे देखिए। द यंगर ब्रदर फेल अनकॉन्शियस। दोस्तों अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश होना, और फॉल अनकॉन्शियस को वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और सेकंड फॉर्म में फेल अनकॉन्शियस। द यंगर ब्रदर फेल। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। FALL फॉल मतलब होता है गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, और अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो गया बेहोश। तो आप इस एडजेक्टिव को जब आप वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे, मतलब कि फॉल अनकॉन्शियस, तो उसका अर्थ निकलेगा बेहोश होना। और वैसे अलग अलग इसकी जो मीनिंग है वो दोनों अलग हैं। और सेकंड फॉर्म है फेल अनकॉन्शियस। तो क्या अर्थ हुआ? द यंगर ब्रदर फेल अनकॉन्शियस, छोटा भाई बेहोश हो गया। हिज एल्डर ब्रदर कैरिड हिम टू अ लोकल डॉक्टर। और दोस्तों कैरी का मतलब लेकर जाना, सेकंड फॉर्म कैरिड। हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई, कैरिड हिम उसे ले गया, टू अ लोकल डॉक्टर एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गया। हु वॉज एबल टू सेव हिज लाइफ जो उसके जीवन को बचा सका।
बिकॉज इट वॉज अ केस ऑफ पॉइजनिंग द पुलिस ऑल्सो केम। बिकॉज इट वॉज ए केस ऑफ पॉइजनिंग, क्योंकि ये एक जहर देने का मामला था, द पुलिस ऑल्सो केम, जो पुलिस थी वो भी आ गई। चलिए आगे देखिए। द एल्डर ब्रदर गेव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज वाइफ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव, और अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, विरुद्ध। द एल्डर ब्रदर गेव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज वाइफ, बड़े भाई ने अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही दे दी। ही क्लियरली स्टेटेड, स्टेट मतलब क्या है ना, सेकंड फॉर्म स्टेटेड। ही क्लियरली स्टेटेड दैट हिज वाइफ हैड ट्राइड टू किल हिज ब्रदर बाय पॉइजनिंग। क्या अर्थ हुआ? ही क्लियरली स्टेटेड, उसने साफ तौर से कहा कि हिज वाइफ हैड ट्राइड, कि उसकी पत्नी ने कोशिश की थी, टू किल हिज ब्रदर, उसके भाई को मारने की, बाय पॉइजनिंग, जहर देकर। चलिए आगे देखिए। द वुमेन वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर जज। और दोस्तों प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी को पेश करना, और ये थर्ड फॉर्म है प्रोड्यूस्ड। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द वुमेन वॉज अरेस्टेड, महिला को गिरफ्तार किया गया, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, और जज के सामने पेश किया गया। चलिए आगे देखिए। When the victim was asked to give statement, he said। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। जब पीड़ित को कहा गया टू गिव स्टेटमेंट, गवाही देने के लिए, he said, उसने कहा, द केस अगेंस्ट माई सिस्टर इन लॉ इज़ फॉल्स। उसने क्या कहा कि जो केस है, मतलब जो मुकदमा है, अगेंस्ट माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी के खिलाफ, इज़ फॉल्स, वो झूठा है। शी डिड नॉट पॉइजन मी। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, पॉइजन का मतलब जहर, ये नाउन है, उसके अलावा ये एक वर्ब है, तो इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया गया है। और दोस्तों मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी आप कोई वर्ड नोट करें तो आप उसके साथ जो भी उसकी साथ में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप वो भी ज़रूर नोट करें। अब जैसे मैंने आपको ये वर्ड बताया पॉइजन, तो आप ये भी नोट करें कि ये नाउन भी है, साथ में वर्ब भी है, क्योंकि जब आप कोई वाक्य बनाएंगे तब आपके पास यदि इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वाक्य को करेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? शी डिड नॉट पॉइजन मी, इसने मुझे जहर नहीं दिया। इन फैक्ट, असल में, इट वॉज आई, वो मैं था, हु ट्राइड टू कमिट सुसाइड, जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। उस जो व्यक्ति है उसकी भाभी ने उसको जहर दिया, लेकिन वो जो देवर था वो इतना अच्छा था, उसने जज के सामने कह दिया कि ये जो मतलब मेरी भाभी है उसने मुझे जहर नहीं दिया, बल्कि इनफैक्ट इट वॉज आई, बल्कि वो मैं था, हु ट्राई टू कमिट सुसाइड, जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। द वुमेन वॉज एक्विटेड। और दोस्तों एक्विट का मतलब रिहा करना, थर्ड फॉर्म एक्विटेड। महिला को रिहा कर दिया गया। बट द यंगर ब्रदर वेंट टू जेल, लेकिन जो छोटा भाई था वो जेल चला गया। फॉर द क्राइम, उस अपराध के लिए, ऑफ ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, मतलब जो आत्महत्या करने का जो प्रयास का जो क्राइम था, अपराध था, उस केस में वो जेल चला गया। चलिए आगे देखिए। द वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, सरप्राइज मतलब हैरान होना। जो महिला थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। एट द वे ऑफ हर ब्रदर इन लॉ, अपने देवर के तरीके पर। हैड एक्टेड मतलब जिस तरह से उसके देवर ने काम किया था उस बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। शी कुड नॉट बिलीव दैट हर ब्रदर इन लॉ हैड इन लॉ वुड टेक रिवेंज ऑन हर इन दिस स्ट्रेंज फैशन। तो क्या अर्थ हुआ? शी कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकी कि हर ब्रदर इन लॉ की जो उसका देवर है वुड टेक रिवेंज, वो बदला लेगा, ऑन हर मतलब वो उससे बदला लेगा, इन दिस स्ट्रेंज फैशन मतलब इस तरह से, अजीब तरह से वह बदला लेगा, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। एंड दिस इंसिडेंट कम्प्लीटली चेंज्ड हर। और दोस्तों चेंज मतलब बदलना, थर्ड सेकंड फॉर्म चेंज्ड। एंड दिस इंसिडेंट, और इस घटना ने कम्प्लीटली चेंज्ड हर, उसे पूरी तरह से बदल दिया। शी नो मोर हेटेड हिम, अब वो उससे घृणा नहीं करती थी। इनफैक्ट असल में, वैन ही रिटर्न, जब वो लौटा होम, घर लौटा, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज जेल टर्म, अपनी जो जेल की सज़ा पूरी करने के बाद, शी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक हर ओन सन, वह उसे
अपने खुद के बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगी। और दोस्तों ट्रीट मतलब व्यवहार करना, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, शी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक हर ओन सन, वह उसे अपने खुद के बेटे की तरह व्यवहार करने लगी। चलिए दोस्तों, इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लीजिए, क्या मोरल है। बहुत ही प्यारा मोरल है, ज़रूर आप इसको देखें। ईविल कैन ओनली बी वन ओवर बाय लव एंड काइंडनेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये विन की थर्ड फॉर्म है वन, और ये भी पैसिव का वाक्य है, और जब आप कैन का इस्तेमाल पैसिव में करेंगे तो कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ईविल का मतलब बुराई, ईविल कैन ओनली बी वन, बुराई को जीता जा सकता है, ओवर बाय लव एंड काइंडनेस मतलब बुराई को सिर्फ प्यार और दया से जीता जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, कि जो बुराई है उसको हम बुराई से नहीं जीत सकते, हमेशा ही उसको दया से, दयालुता से और प्यार से जीता जा सकता है। गुडनेस ऑफ अ नोबल करेक्टर, और जो अच्छाई होती है एक अच्छे चरित्र की, हैज़ चेंज्ड मैनी एन ईविल सोल, उसने कई बुरी आत्माओं को बदला है। चलिए तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी बहुत ही अच्छी कहानी मुझे लगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो कहानी का मॉरल है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सिखाने वाला है। कई बार यदि कोई चीज़ हो जाए तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं उसका बदला लेने की, जैसा, लेकिन हमने इस कहानी में देखा कि उस व्यक्ति ने बदला इस तरीके से लिया कि उसने सामने वाले व्यक्ति को एक अच्छे इंसान के रूप में बदल दिया। तो दोस्तों कहानी से यही सिद्ध होता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दयालुता से, अच्छे व्यवहार से, प्यार से हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में या कहूँ तो कहानी के बारे में क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।